हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश मरकाम और आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स को, चैप्टर 1 को देखने वाले। चैप्टर 1 में हम लोग का है समुच्चय सेट्स, ठीक है। तो उसके बारे में समझना पड़ेगा, ये हमारे लिए एकदम से नया चीज़ है, पहली बार हम लोग समुच्चय कर रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से आपको इसमें थ्योरिकल नॉलेज भी बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग का ये चैप्टर जो ये प्रश्न वाली है बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, कब से आया है ना। इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका खोज कौन किया है ना, कि फादर ऑफ सेट्स कौन है। तो उससे पहले भाई ये सेट का मतलब तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है भैया, यही बोलोगे आप लोग, है ना। हाँ तो है, सुना सुना सा है। बोलते हैं ना सेट कर दो, एक सेट प्रश्न पेपर दे दो, बी सेट सी सेट, ये तो सुने होंगे ना। हाँ तो वही सेट है। सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ कलेक्ट्स, मतलब जो चीज़ें रहेगा कोई सा भी, अगर आपका क्वेश्चन पेपर है तो उसमें प्रश्नों का सेट रहेगा, मतलब जितने भी प्रश्न रहेगा उसका क्या रहता है, कलेक्शन रहता है ना। एक सेट बुक दे दीजिए क्लास 11 का, बोलेंगे तो आपको जितने भी सब्जेक्ट है सबको एक सेट बना करके देंगे, तो सेम वही सेट है, बट इसको हम लोग गणित के टर्म में किस तरीके से पढ़ेंगे उसको देखेंगे पूरे इसी वीडियो पे। और हम लोग साथ ही साथ 1.1 को कवर करने वाले प्रश्न वाली को, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना में देख लेते हैं। तो इसकी खोज कौन किए है, गणितज्ञ जॉर्ज केटर ने, ठीक है। कौन, जॉर्ज केंटर, ठीक है, इन्होंने किया है। ये वैज्ञानिक है, इन्होंने किया कब, 1895 में। तो ये दोनों चीज इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग याद रख सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि सेट्स की खोज कौन की है, फादर ऑफ सेट्स कौन है, सेट्स के पिता कौन है, तो कौन है, जॉर्ज केंटर, ठीक है। और उसकी खोज कब की, उन्होंने 1895 में की है, देखो, है ना। बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की, सेट क्या है, सेट्स क्या है। हमें पूछा गया, किसी कोई पूछे समुच्चय क्या है करके, तब हम लोग को यही चीज बताना है। ये स्टैंडर्ड परिभाषा है, ठीक है। कॉमर्स जो है लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग वी कांट चेंज, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, ठीक है, संग्रह मतलब जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मीन्स वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई उसको दूसरा सेट बना दे, आप उसको दूसरा सेट बना दो। क्लास 11 का बुक बोलेंगे तो आपको क्लास 11 के जितने भी सब्जेक्ट है उसी का सेट बना हुआ होना चाहिए, तो वो एक स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। बट ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, नवबोध, प्रबोध, है ना, CBSE का बोर्ड वाले का अलग हो, NCERT अलग हो, तो इस तरीके से अलग अलग हो, तब मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है। बट एक्चुअल में किसी एक का ही, NCERT बुक का ही आपको एक सेट चाहिए, तब आपको एक स्टैंडर्ड सेट बोला जाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तभी जाकर उसको सुपरिभाषित बोला जाएगा। देखो कुछ उदाहरण है, उसको समझेंगे आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह इसके उदाहरण है। इससे क्या हो रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, पता है भाई भैया, है ना। क्या क्या, A, E, I, O, U, ये है हमारा क्या स्वर है। तो ये सेट है, इतना ही है ना भाई, कोई दूसरा तो चेंज नहीं कर सकते। दूसरा लोग आएंगे, लिखने का तरीका चेंज कर सकते, बट यही ए रहेगा, यही ई रहेगा, यही आई रहेगा, वही वो रहेगा, वही यू रहेगा, ये तो चेंजेस नहीं होगा ना, अवयव तो चेंज नहीं होगा। इसलिए सेट इसको बोला जाता है जिसमें ये क्या, सुपरिभाषित, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इस बात को आप लोग को माइंड में रखना है, थोड़ी सी समझ के रखना है, ठीक। अगला देखो, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, 1, 3, 7, ये 9, इतनी है ना भाई, इतना ही। कोई भी बोल, कोई किसी को भी बोल, वो इतना ही लिखेंगे, मतलब ये भी सुपरिभाषी, मतलब ये क्या है, समुच्चय है, क्लियर। अगला क्या है, समीकरण। समीकरण दिया इसका मूल, तो समीकरण निकालेंगे तो कुछ ना कुछ मूल आएगा। मे बी मेरा आता है 2 और 3 आता है, मान के चलो 2 और 3 आता है, तो कोई भी हल करे, अगर मेरे से 2 और 3 आ रहा है तो कोई भी इसका मूल निकालेंगे इस वर्ग समीकरण का, तो उससे भी 2 और 3 ही आएगा, 2 और 3 ही आएगा। तो ये भी क्या है, एक समुच्चय का उदाहरण है, क्लियर है।
अब आपको बोला जाए कि आपके फेवरेट टीचर का आप सेट बनाइए, बोलेंगे फेवरेट टीचर का, तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई भी फेवरेट टीचर होंगे तो वो तो किसी और का अलग फेवरेट टीचर हो सकता है ना, तो वो तो नहीं हो रहा है सेम, तो वो क्या है हम लोग का समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा, वो समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है आप लोग को? ठीक, अगला हम लोग का देख लेते हैं समुच्चयों का मानक निरूपण, मतलब एक स्टैंडर्ड हम लोग का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, स्टैंडर्ड नोटेशन कैसे हो सकता है सेट का, उस चीज को देखेंगे। देखो अगर हम लोग का इससे हम लोग को क्या सीखना है, इस बात को याद रखना, स्टैंडर्ड मतलब इसमें मानक निरूपण बोल दिया है, मतलब हम लोग को एक स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में बात करना है। तो देखो अगर प्राकृत संख्या के बारे में बात हुआ तो वहां पर हम लोग n से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर पूर्णांक संख्या बोले तो वहां पर z या i से करेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे तो z प्लस बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोले मतलब वहां पर w ही लिखेंगे, परिमेय संख्या बोले मतलब वहां पर q ही लिखेंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब देखो इसमें प्राकृत संख्या होता क्या क्या, किसको प्राकृत संख्या बोलते हैं ये समझ लो, अगर भूल गए होंगे तो रिवाइज कर लेंगे आप लोग। देखो प्राकृत संख्या मतलब जिस संख्या को हम लोग गिनने में काउंट करने में प्रयोग करते हैं, तो हम लोग 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं क्या, 0 1 2 3 नहीं करते ना भाई, कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। तो हम लोग का प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से होगी ये। क्लियर? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं ये भी आप लोग जान लो। पूर्णांक संख्या मतलब इसमें तीनों चीज होता है, 0 भी रहेगा प्लस माइनस, ठीक है, याद रखना 0 प्लस माइनस। मान के चलो इस तरीके से हो सकता है -2 -1 0 2 1 2 3, इस तरीके से हो सकता है ये क्या पूर्णांक संख्या। क्लियर है? फिर धनात्मक पूर्णांक मतलब इसमें सिर्फ धन वाला आएगा, जो पॉजिटिव रहेगा वही उसी को लिखेंगे। पूर्ण संख्या, इसकी परिभाषा आप लोग जान लीजिए क्योंकि नंबर्स आप लोग को पता होनी चाहिए, है ना। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर किसको बोलते हैं, इसमें क्या रहेगा 0 भी जो है शामिल रहेगा, ठीक है, 0 1 2, इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों चीजों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब जो P अपॉन Q के फॉर्म में रहता है, मतलब जो बटा वाला फॉर्म में रहता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इन चीजों को आप लोग याद रखना, ये बेसिक नॉलेज है इसका, ठीक है। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या, समुच्चय का निरूपण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन दोनों को जो इसे आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इन दोनों को समझ लेते तो आप लोग का समझो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट बन जाएगा। तो देखो बहुत आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, आप लोग पूरी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। देखो समुच्चय का निरूपण 2 तरीका से होता है, रोस्टर और दूसरा होता है निर्माण रूप, ठीक है। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप बोला जाता है। अगर इसमें दिया रहेगा तो हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना रहता है, और उसमें दिया रहता है तो उसको इसमें कन्वर्ट करना रहता है। इतना चीज हम लोग को करना है, तो वही चीज मैं सिखा रहा हूं इसमें। तो इसमें समझ लो पहले रोस्टर या सारणीबद्ध किसको बोलते हैं, इसमें एक होता क्या, देखो समझो, सारणीबद्ध रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है। सूचीबद्ध करेंगे मतलब एक लाइन में लगाएंगे इसको, ठीक है, लाइन से बनाएंगे या टेबल फॉर्म में रखेंगे, कैसे भी करेंगे तो फिक्स है। अवयवों के बीच में अर्धविराम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, अवयवों के बीच में अर्धविराम लगता ही है, और कोष्टक के भीतर लिखते हैं। तो इतना चीज है इसमें, इस वाले में कि रोस्टर में क्या होता है, अवयवों के बीच में ये सब अवयव है उसके बीच में हम लोग अल्प विराम रखेंगे, अर्धविराम बोलते हैं उसको, ठीक है, वही रखेंगे और इसको कोष्टक के अंदर रखेंगे। फिर इसमें देखो समुच्चय निर्माण रूप में होता क्या है, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में सभी अवयव में सर्वनिष्ठ गुण धर्म होता है, मतलब सभी में क्या होता है, एक अपना खुद का गुण होता है, वो जो समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में नहीं होता है, ठीक है। उस चीज को समझेंगे उदाहरण से। पहले इसका देख लेते हैं, इसमें क्या होता है ये तो क्लियर है। ए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये तो पहले भी देख चुके थे, है ना। ए बराबर में लिख लिया, अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समुच्चय में लिखेंगे। इसमें क्या कि जो गुण धर्म है वो बाहर वाले अवयव में नहीं होता है। तो देखो वी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, तब हम लोग उसको इस तरीके से लिख देंगे, बस हो गए, ठीक है। क्योंकि
स्वर क्या होता है, ये सब होता है ना, यही स्वर है, इसके छोड़ तो और कुछ स्वर आने वाला नहीं है ना। सीट में वैसे भी हम लोग देख चुके थे परिभाषा में कि वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, तो वो चेंज तो नहीं होगा, तो उसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। उसमें अंग्रेजी एक्स मान लिए, पूरे को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिया, और एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। इस तरीके से कोलन में आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें ए बराबर क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये कौन से फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण रूप में। अगर हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो चीज़ों को समझो। इसको तो ऐसा लिख लोगे, बहुत आसान है ये, है ना, ये स्वर है इसलिए वहाँ पर भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं रोस्टर में। देखो अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी ए इक्वल टू लिखेंगे, ब्रैकेट में तो आएगा। अब यहाँ पर एक्स है तो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। एन को मैं क्या बताया था, ऐसा एन को प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या लेंगे मतलब एक से लेकर के हम लोग का जो गिनती है वो स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ तक जाएगी, सबसे एक्स जो है 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 9 से छोटा ही होना चाहिए। तो कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं तक जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। यहां पर देखो एन की जगह उसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, x:x प्राकृत संख्या, और तथा इस तरीके से हम लोग को लिख सकते थे, ठीक है। तो अब लिखने की तरीका जो चेंज हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्नवाली के सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में देखेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। इसी तरीके से आप लोग अगर समझ गए हो इन दोनों उदाहरण से तो डेफिनेटली आप लोग कर ही लोगे पूरे प्रश्नवाली को, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपकी पूरी गणित की तैयारी आपको इसी चैनल से बहुत आसान तरीके में होती रहे, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।